अभी सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ लाया जा चुका है और जोशीमठ से एक थोड़ा सा उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है, ऋषिकेश उनको लाया जा रहा है। तो सभी व्यवस्थाएं उनके लिए हो गई हैं, सभी सुरक्षित हैं और सबके लिए जो समुचित इलाज है सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं और जो 4 लोगों का पार्थिव शरीर है उनके घरों को भेजा जाएगा, उसके लिए बता दिया गया है, सभी को कह दिया गया है कि समुचित सभी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं करके उनके परिजनों से बात करके और हमारे जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, अन्य लोग जो भी औपचारिकताएं हैं वो करके तत्काल करेंगे। और अब 4 लोग जो अभी मिसिंग हैं उनको आज खोजने के लिए जीपीआर जो हमारा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है वो भेजा जा रहा है और साथ में थर्मल इमेजिंग कैमरा और विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, ये सभी जो अत्याधुनिक हमारे उपकरण हैं इनकी मदद ली जा रही है। क्योंकि आज मौसम ठीक है और कल से हाई अलर्ट की संभावना फिर से व्यक्त की गई है, तो ऐसे में जो भी आसपास काम करने वाले लोग हैं या ऐसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो भी काम हो रहे हैं सभी को पहले से सूचना दे दी गई है कि जहां काम बंद करने की आवश्यकता है तो वहां बंद भी कर दें, क्योंकि इस समय में हिमस्खलन और एवलांचिंग की अत्यधिक संभावना हमेशा रहती है मार्च फरवरी के माह में। तो ये व्यवस्था की जा रही है। हमारा प्रयास है कि जो 4 लोग अभी नहीं मिल पाए उनको खोजा जाए और जल्दी से जल्दी जो है उनकी भी लोकेशन हमको मिल जाएगी। तो इस प्रकार का प्रयास हमारे सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के लोग हैं, एनडीआरएफ के, हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, बीआरओ वाले हैं, सभी लोग अपनी अपनी भूमिका कर रहे हैं यहाँ पर और सबके कोऑर्डिनेशन से अच्छा काम चल रहा है। वायुसेना के लोग भी लगातार हमको अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के लोग भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। खाद्य सामग्री इत्यादि जो अन्य गांव हमारे जो अभी संपर्क से कट गए हैं उनके लिए भी सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है। कल 5 ब्लॉकों में बिल्कुल पावर नहीं थी, बिजली कट गई थी, तो वहां भी रिस्टोर हो गया। थोड़ा सा चूंकि जो जहां पर जो घटना स्थल है माणा के आसपास वहां पर सभी प्रकार के जो संपर्क हैं वो कट गए हैं, तो वहां पर संचार के संबंध में भी जो है व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि संचार व्यवस्था वहां पर बहाल हो जाए, तो जिससे कि जो है अच्छा लोगों का संपर्क होगा तो और आसानी से जो है हम रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ा पाएंगे। प्रधानमंत्री जी के आने का कार्यक्रम भी आया है और तैयारी क्या है, क्योंकि उस जगह पे भी बर्फबारी काफी हुई है, तो सड़कों को लेकर और क्या कुछ तैयारियां अमल में हैं? तैयारियां पहले से हो गई हैं और पूरे राज्य के अंदर भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पहले से ही बता दिया गया है कि जो है सभी सड़कें जहां जहां बंद हो रही हैं या जहां पर भूस्खलन हुआ है उनको तत्काल जो है उनका संपर्क स्थापित करें, उसको ठीक करें, तो वो भी काम हमारा चल रहा है। प्रधानमंत्री का दौरा सर किस तरह का रहेगा, क्या? प्रधानमंत्री जी का दौरा प्रस्तावित है और मौसम विभाग की जैसी सूचना होगी, जो भी उनके अनुसार पूर्वानुमान होंगे उसके अनुसार जो है आगे बढ़ेगा। सर कल पचरादून में 4 जो अवैध मजारी मदरसे थे उनको सीज किया गया, क्या ये माना जाए कि जो अभी हमने जांच की थी उनके खिलाफ अब एक्शन शुरू हो चुका है? देखिए, तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको हम हटाएंगे और वो हमारा पहले से ही जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं उनको सूचना दे दी गई है और उनको पहले ही कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन जो है उसको हटाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो कि देहरादून में आपदा कंट्रोल रूम में मौजूद, पहले उन्होंने अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी तक अंजाम दिया गया है और जिन लोगों को सुरक्षित निकाला गया उन्हें अस्पतालों तक ले जाया गया, उनका ख्याल रखा जा रहा है। जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ थे उन्हें घर तक भी पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। वहीं 4 मजदूर जो अभी भी लापता हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन प्राथमिकता है। उनके रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त टीम जुटी हुई है, मदद ली जा रही है, बीआरओ खुद जुटा है, आईटीबीपी की मदद ली जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के जवान भी लगे हुए हैं। धामी ने यह भी बताया कि आसपास के इलाकों में जहां पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि जहां पर अभी काम रोका जा सकता है वहां काम रोक दिया जाए,
क्योंकि पहाड़ों पर मौसम बदल रहा है और ऐसे में कोई और हादसा ना हो जाए, इसी बात को लेकर के पुख्ता तैयारी की बात सीएम धामी ने कही। सतर्क रहने की बात सीएम धामी ने कही। बद्रीनाथ की बात की जाए तो बद्रीनाथ धाम में एक तरफ तो बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर काम चल रहा है, दूसरी तरफ जो सीमावर्ती गांव हैं वहां पर पहुंच आसान बनाने के लिए, वहां पर आवाजाही आसान बनाने के लिए कई और विकास परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है, जिनमें सड़क निर्माण भी एक काम है। बॉर्डर वाले गांव होने की वजह से उनकी प्राथमिकता बहुत ज्यादा होती है। ये गांव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से भी। वहां तक सेना की आवाजाही आसान हो सके, आम लोगों की मूवमेंट आसान हो सके, इसके लिए कई तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं। इन सभी काम पर फिलहाल विश्राम लगाने के निर्देश सीएम धामी की ओर से दिए गए हैं कि मौसम फिर सुधरे तो उसके बाद काम में तेजी लाया जाए, लेकिन अभी सतर्क रहने की जरूरत है। तो एवलॉन्च में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। 4 मजदूर अभी भी लापता हैं। तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए उन्हें तलाशा जा रहा है। मिलिट्री और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में जुटे हैं। 3 शवों को पहुंचाया गया है जोशीमठ, जबकि 12 मजदूरों को जोशीमठ पहुंचाया गया। 35 मजदूर सुरक्षित हैं। कुल 51 मजदूरों को बचा लिया गया। 55 मजदूर एवलॉन्च में फंस गए थे। 51 बाहर निकाले जा चुके हैं, जिनमें 4 की मौत हुई है, तो वहीं 4 मजदूर अभी भी लापता हैं। और 7 हेलीकॉप्टर से सेपरेशन में लगाए हैं आर्मी एयरफोर्स ने। और अब हमारे पास 45 टोटल जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं, जिनमें से 4 डेथ कंफर्म हो चुकी हैं और जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। 5 लोग अभी वहाँ और हैं जिनको लाया जाना है। उसके अतिरिक्त तो 4 लोग मिसिंग हैं। उनके लिए एसडीआरएफ की एक टीम थर्मल और मॉलिक्यूलर इमेजिंग कैमरा लेके जा रही है और एनडीआरएफ की टीम एक्स्ट्रा स्निफर डॉग के साथ सुबह रवाना हुई थी। और अभी देहरादून से ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की मूवमेंट भी शुरू होने वाली है, तो वो भी हमें हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में। तो जो 4 मिसिंग लोग हैं उनका पूरा युद्ध स्तर पे सर्च अभियान वहाँ चल रहा है। आईटीबीपी, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब लगे। नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या खबर है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? एसडीआरएफ की टीम जो कल विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरे के साथ पहुंची थी, क्या उनका इस्तेमाल भी शुरू हो गया है? जी, निश्चित रूप से आज तीसरा दिन है और जिस तरीके से जिला प्रशासन ने बताया है कि जिस तरीके से वहां पे ऑपरेशन किया जा रहा है, उसके सारे इक्विपमेंट अब धीरे धीरे आगे माड़ा की तरफ भेजे जा रहे हैं आर्मी हेलीपैड से। और 46 जो लोग सुरक्षित हैं उनको आर्मी हेलीपैड जोशीमठ पहुंचा दिया गया है और अब जो लोग सुरक्षित हैं उनको फिलहाल रेस्क्यू करके जोशीमठ लाया जा चुका है। 4 लोगों की डेथ की पहले ही पुष्टि कर दी गई है और 4 लोग अब मिसिंग है। उन्हीं 4 मिसिंग लोगों को ढूंढने की जो कवायद है वो युद्ध स्तर पर जारी है। लगातार हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं जोशीमठ आर्मी हेलीपैड से। और अभी जहाँ पे हम मौजूद हैं आर्मी के अस्पताल पे, वहाँ पे देखिए किस तरीके से आर्मी के जो जवान है वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं और यही उन 46 लोगों को रखा गया है इस पूरे अस्पताल के अंदर। अब मीडिया को भी उन लोगों से मिलने के लिए परमिशन दी जा रही है कि जो वहाँ पे लोग सुरक्षित हैं उनसे बातचीत करने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये पूरा तीसरे दिन तक जो रेस्क्यू चलता रहा, वो एक सुखद खबर यह है कि जो 46 लोग हैं उनको निकाल दिया गया है। लेकिन इस पूरी घटना में जो 4 लोगों की डेथ हुई है, एक सबसे दुखद घटना यही इस पूरे उसमें निकल कर आई है। और अब सभी जो 4 लोग अभी भी मिसिंग है उनके लिए प्रार्थनाएं की जा रही है। कि ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो 4 मजदूर भी किसी कंटेनर में होंगे। कंटेनर को तलाशा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत किस बात की आ रही है और कितनी दूर तक ये बर्फ है जिसके नीचे कंटेनर के होने की उम्मीद है? और एक और सवाल जो कि आशंकाओं से भरी हुई है, सवाल ये है कि क्या वो 4 मजदूर वाकई किसी कंटेनर में हैं या वो बर्फ के नीचे भी हो सकते हैं?
जी, इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम बारीकी से जिस तरीके से हमने जानकारी जुटाई है, जो लोग अभी बताया जा रहा है कि कंटेनर के अंदर होंगे, उनकी संभावनाएं फिलहाल अभी कम लग रही हैं, क्योंकि जितने भी कंटेनर वहां पे मिले हैं उनको लगभग खंगाल दिया गया है, खोल दिया गया है, और उनमें से जो लोग थे उनको शनिवार को ही निकाल दिया गया था। सबसे पहले यानी कि शनिवार को, शुक्रवार को माफ कीजिएगा, जो घटना घटी थी जिसमें 33 लोगों को निकाला गया था, उसमें बताया कंटेनर वहां पे थे, 5 को निकाला गया है, 3 कंटेनर अब भी हैं जो मिसिंग है। इस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, क्या सारे कंटेनर तक पहुंच गई है रेस्क्यू टीम? जी, जो कंटेनर हैं वो कुछ कंटेनर जो जिनमें से लोगों को निकाला गया है वो कंटेनर सड़क पर गिरे हुए थे, और कुछ कंटेनर सड़क से नीचे की तरफ चले गए थे। अब उन कंटेनरों को भी खोल दिया गया, ये बताया जा रहा है, लेकिन उनके अंदर लोग नहीं है। ये भी एक चीज निकल कर आ रही है कि शुक्रवार को अधिकांश लोग, जब ग्लेशियर टूटने की आवाज सबसे पहले सुनाई दी थी लगभग 5:30 के आसपास, तो कुछ लोग भागकर इधर उधर चले गए थे। उन्हीं लोगों को सबसे पहले शुक्रवार के दिन रेस्क्यू किया गया था, जिनको सबसे पहले माणा ITBP कैंप में रखा गया था। इसके अलावा कुछ लोग वो थे जो कंटेनर के अंदर फंसे हुए थे, उनको भी निकाला गया। अभी जो बताया जा रहा है कि जो नीचे की तरफ कंटेनर खिसके हुए हैं, उनके अंदर हो सकता है कि वो 4 लोग हों जो अभी भी मिसिंग है, तो उनको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। उम्मीद ये है कि अगर कंटेनर में ऑक्सीजन बराबर अगर प्रवेश कर रहा होगा बाहर का, तो वो लोग वहां पे सुरक्षित हो सकते हैं, ये उम्मीद जताई जा रही है। जी, धन्यवाद नितिन इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कंटेनर के अंदर अगर मजदूर होंगे उनके बचने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जो जांच में जुटे हैं लोग, जो रेस्क्यू में जुटे हैं अधिकारी, उनका कहना है कि सभी कंटेनर खोल लिए गए हैं, और ऐसे में अब बर्फ़ के नीचे भी इन 4 मजदूरों को तलाशा जा रहा है। अगर ये बर्फ़ के नीचे दब गए हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके बचने की संभावना बहुत ही कम है। माणा स्नो एवलॉन्च में 4 मजदूरों की तलाश के लिए SDRF की टीम विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरे के साथ रवाना हुई। इन दोनों की मदद से अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चौवन मजदूरों में नैनीताल के रहने वाले 2 भाई नरेश बिष्ट और दीक्षित बिष्ट भी शामिल हैं, जो मौत को मात देकर लौटे हैं। बर्फीले तूफान के बीच दोनों को रेस्क्यू के दौरान सेना ने बचाया। रुड़की से करा बैठे, तो अभी ये रानी स्टेशन में काम कर रहा था, जहाँ ये लहंगा है। इससे पहले मेगा में था। मैं तो पता था कल लग गया था, लेकिन बात आज हो गई। हाँ, एक भतीजा है, वो भी ठीक है, वो भी खा ले। हाँ, अभी तो कोई वैसे किसी की कोई जानकारी नहीं है हमको। बेटा यहाँ वहाँ बद्रीनाथ माड़े गांव में रहता था, कल न्यूज से हुई, न्यूज से चला पता हमको। साथ ही हाँ, क्या कहें अब, उसकी वो बच गया, हमारे लिए सभी सबसे बड़ा वही है खुशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 6 मार्च को देवभूमि उत्तराखंड आ सकते हैं। पीएम मोदी अपने दौरे पर मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को 27 फरवरी को उत्तराखंड आना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका दौरा रद्द करना पड़ा। अब नए प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी 6 मार्च को उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। सुबह 8 बजे देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से हर्षिल के लिए रवाना होंगे। हर्षिल में एक छोटी सभा को संबोधित करने के बाद मुखबा में मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रस्तावित दौरा है वो 6 मार्च को प्रातः 8 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। उसके पश्चात बाय हेलीकॉप्टर से हर्षिल के लिए प्रस्थान करेंगे। हर्षिल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उपस्थित होने के बाद मुखबा में, जहां पर मां गंगा की जो शीतकालीन प्रवास जहां पर उनका स्थल है, वहां पर वो पूजा अर्चना भी करेंगे और उसके पश्चात 12:45 बजे करीब माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
उत्तरकाशी में पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। गंगोत्री हाईवे को झाला तक खोल दिया गया है। बीआरओ की टीम मशीनों के साथ जुटी है। वहीं हर्षिल घाटी में भी युद्ध स्तर पर बर्फ को हटाया जा रहा है। भारी बर्फबारी के बाद चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। हर्षिल से मुखबा की सड़क से बर्फ को साफ किया जा रहा है। साथ ही बर्फबारी के कारण टूटी बिजली लाइनों को भी ठीक किया जा रहा है। पिथौरागढ़ के धारचूला में हुए हादसे का एक वीडियो सामने आया है। यहां तवा घाट लिपू लेक हाईवे पर पहाड़ खिसक गया। पहाड़ का हिस्सा टूटने के बाद बीआरओ के लिए काम कर रहे मजदूरों पर यह हिस्सा आ गिरा। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, 5 लोग जख्मी हुए हैं। नजम के पास की यह घटना है। मृतक मजदूर नेपाल का रहने वाला था। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कैसे अचानक ही पहाड़ी का हिस्सा गिरा और काम कर रहे लोगों के ऊपर ही मलबा आ गया। इधर विकासनगर में 4 अवैध मदरसों पर एक्शन हुआ। प्रशासन की टीम ने चारों मदरसों को सील कर दिया। अल्पसंख्यक विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने ढकरानी गांव में 2 और नवाबगढ़ गांव में भी 2 अवैध मदरसों को सील किया है। दरअसल सीएम धामी ने अवैध तरीके से चल रहे मदरसों पर एक्शन के आदेश दिए थे, जिसके बाद अल्पसंख्यक विभाग की टीम मदरसों की जांच कर रही है और 4 मदरसे यहां बिना रजिस्ट्रेशन के मिले, जिसके बाद कार्रवाई की गई और चारों को सील किया गया। ये अल्पसंख्यक विभाग के साथ एक चेकिंग की गई तो यहाँ पे 4 मदरसे, 2 ढकरानी क्षेत्र में और 2 नवाबगढ़ क्षेत्र में जो अपंजीकृत रूप से चल रहे थे, आगे भी कार्रवाई अभी इनके पास अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जो भी चिन्हित किए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद अब अवैध मदरसों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पछुआदूर में 4 अवैध रूप से संचालित मदरसों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 4 मदरसों को प्रशासन ने सील कर दिया है। ऐसे में अब पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच चुका है कि आखिर लंबे समय से इन अवैध मदरसों में चल क्या रहा था, आखिर इन मदरसों में पढ़ाया क्या जा रहा था। ऐसे में अब जो अन्य मदरसे उनकी भी जांच पड़ताल होनी है और देखना होगा कि कब तक जांच पूरी हो पाती है और कितने अवैध रूप से संचालित मदरसे रडार में और सामने आते हैं। कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18, विकासनगर। हरिद्वार में पुलिस ने मंदिर से चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। 22 फरवरी को रानीपुर के मनोकामना सिद्धेश्वर मंदिर की मूर्ति से आभूषण चोरी होने की शिकायत मंदिर के पुजारी की ओर से दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस चोर की तलाश में थी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस को चोर का हुलिया मिला, जिसके बाद पुलिस ने अब्दुल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से मंदिर की मूर्ति से चोरी हुई 2 मालाएं और दूसरे आभूषण बरामद किए हैं। रुड़की के गंगनहर इलाके में एक बारात में मामूली कहासुनी होने के बाद जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, मामला शांत करवाया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई भी तहरीर नहीं मिली है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ऋषिकेश में मशाल जुलूस के दौरान एक प्रदर्शनकारी आग की लपटों में घिर गया। दरअसल संयुक्त सर्वदलीय मंच की ओर से मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया था और इस दौरान पुतले को आग लगाते वक्त ही प्रदर्शन की आग की चपेट में एक शख्स आ गया। वहां मौजूद दूसरे लोगों ने आग पर काबू पाया और प्रदर्शनकारी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, गनीमत रही। वहीं अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ से लेकर मैदान तक जो बारिश हुई है, उससे फसल और बागवानी के लिए नई उम्मीद पैदा हुई है। किसान और विशेषज्ञ दोनों ही इससे बेहद खुश हैं। देवभूमि के आसमान में छाए ये बादल यहाँ के किसानों और बागवानों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। खेती में जहां पहाड़ से लेकर मैदान तक पहुंची गेहूं की फसल लहला रही है, तो वहीं मैदानी फ्रूट बेल्ट में आम और लीची में भी बौर है। तो ऐसे में बारिश की बौछारों से किसान बेहद खुश हैं।
इसे मैं अमृत बरसात कह सकता हूं, क्योंकि इस समय जो बारिश यहाँ पर हुई है यह बिल्कुल खेतों की फसलों के लिए और हमारी बागवानी में जैसे आम है, लीची है, कटहल है, इनके लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर इस समय ये जो बारिश हुई है इससे हमारे आने वाले समय में लगभग 30-35 दिन के लिए हमें बहुत बड़ी राहत मिली है और इसके बाद भी अगर कोई ऐसी बारिश होती है तो उसका फायदा किसान को होगा। कृषि विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि तेजी से बढ़ते तापमान को बारिश की फुहारों ने थाम दिया है, लिहाजा इससे बेहतर फसल की उम्मीद बढ़ गई है। फसलें हैं और जो फल हैं, सब्जियां हैं, सबके लिए वरदान है, क्योंकि इस समय जैसे मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में जो गेहूं है उसमें बारिश की नितांत आवश्यकता थी, जो वर्षा आधारित हमारे थे। तो ये अगर कहा जाए कि कृषि के लिए, कृषि बागवानी के लिए ये जो वर्षा है, ये जो मौसम है, ये वरदान साबित होगा और हम आशा कर रहे हैं कि इससे हमारा उत्पादन प्रभावित नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। इस बार जाड़ों में होने वाली बारिश और बर्फबारी बेहद कम हुई थी, जिसका असर गेहूं की फसल के साथ ही साग सब्जियों, सेब, आड़ू, पुलम, आम, लीची और कटहल की पैदावार पर भी पड़ना तय था। लेकिन विदाई की बारिश ने बेहतर फसल की एक नई उम्मीद जगा दी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में हेली और एयरलाइन सर्विस की गलती का खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ता है। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है। वहीं हेली उड़ान नहीं भरता, कहीं पर ऑनलाइन बुकिंग में दिक्कत आ जाती है और ऐसे में सवाल है कि पब्लिक कहां करे शिकायत। केदारनाथ में हेली कंपनियों की मनमानी का नतीजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है। जब टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग होती है, हेली कंपनियों की मनमानी इतनी भर नहीं है। गौचर और जोशियाड़ के लिए हेली सर्विस शुरू हुई, लेकिन हेली नहीं उड़ा। ऐसे में अब उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी कंपनी बदलने जा रही है। कुछ समय से पवनहंस द्वारा वहां पे फ्लाइंग नहीं की जा रही है और उसके क्रम में उनको हमने नोटिस भी दिया है और पैरेलली हम लोग इसमें टेंडर की भी कार्रवाई कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वहां पे दोबारा हमारी सुविधाएं चालू। इसी तरह की शिकायत देहरादून पिथौरागढ़ फ्लाइट में भी आ रही है, जहां ऑनलाइन टिकट की बुकिंग नहीं हो रही और नुकसान पब्लिक का हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि आम आदमी कहां और किससे शिकायत करे। जैसे हमारी कोई भी फ्लाइट चलती हैं, वो जिले स्तर से एक जिले से दूसरे जिले में अगर जाती हैं, तो अगर जिले में अगर आपको शिकायत करनी है तो जिलाधिकारी लेवल पे या वहां पे जो हमारा स्टाफ है उस पर की जा सकती है। अदरवाइज हमारा यूकाडा का ऑफिस है, यूकाडा के मेल आईडी पे भी उसकी शिकायत की जाएगी, तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। हेली और एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी का खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ता है, लेकिन पैसे और टाइम की बर्बादी से लेकर शिकायत तक के लिए भटकना पड़ रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। दून यूनिवर्सिटी में देश की 57 प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज के वीसी डायरेक्टर के साथ ही राज्य के 100 कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और प्रमुख लीडरशिप शामिल हुए। यहां पर नई शिक्षा नीति की चुनौतियों पर बातचीत हुई है। यूजीसी की चेयरपर्सन एम जगदीश कुमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति स्टूडेंट्स को कुछ अलग करने के लिए प्रेरणा देती है और अब बदलाव के इस दौर में लाइब्रेरी में छात्रों को ज्यादा वक्त देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं को अपने अपने विश्वविद्यालय में क्या क्या नवाचार करने हैं, एनईपी को लागू करने के लिए क्या क्या अपने संस्थाओं में काम करना है और यूजीसी की जो नई गाइडलाइन आ रखी है विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए, हमको बच्चों को जो क्रेडिट बेस देना है। कोलैबोरेटिव एफर्ट है कि हम सीधे अपने लीडर्स से बात करें और क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है। आप देखेंगे यूजीसी बहुत तेजी से रिफॉर्म्स को ला रही है। अभी वो पब्लिक डोमेन में है ड्राफ्ट, सारे लोग उसमें अपनी राय दे रहे हैं। उसके बाद बहुत चीजें बदलने वाली हैं। बीजेपी ने अपने ज्यादातर मंडल अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन मजेदार बात यह है कि इस घोषणा में बड़े नेताओं की नहीं चल पाई। नेताओं की राय तो ली गई, लेकिन संगठन ने उन्हें ज्यादा तरजीह नहीं दी है। बीजेपी इन दिनों संगठन चुनाव के दौर से गुजर रही है। बात मंडल अध्यक्षों की राय शुमारी और घोषणा से होते हुए अब जिला अध्यक्षों की राय शुमारी तक पहुंच गई है।
खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा तरजीह पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को दी गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय जिस तरह से मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है और इसमें भी जो दायित्व के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह रहता है कि मैं किसी दायित्व पे रहूं तो मैं बहुत बेहतर से काम कर सकूं मोदी जी की टीम में और नड्डा जी की टीम। बीजेपी संगठन के लोग भी मान रहे हैं कि इस बार जिन 304 में से 220 मंडल अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया गया है, उसमें राय शुमारी और सक्रिय कार्यकर्ताओं की राय का अहम रोल है। हमारी की टीम थी, राय शुमारी की टीम पर अपने प्रदेश के अध्यक्ष जी, प्रदेश महामंत्री हो गए और अपने प्रदेश के चुनाव अधिकारी हो गए, सह चुनाव अधिकारी हो गए, तीनों महामंत्री हो गए, पर्यवेक्षक हो गए। बड़ी टीम के सामने हुआ और जो अधिकतम राय शुमारी जिस कार्यकर्ता के लिए आई उसी का नाम प्राथमिकता के आधार पर तय किया गया है। जाहिर है बीजेपी संगठन ने इस बार कम से कम अभी तक घोषित मंडल अध्यक्षों पर कार्यकर्ताओं के मन की बात को सुना है। ज्यादातर मामलों में जो नंबर 1 था उसे ही मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। ऐसे में अब बारी जिला अध्यक्षों की है, जिनकी घोषणा भी जल्द हो सकती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।